हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग की जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2025 की बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज इसी के साथ हम लोग संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन सिस्टम जो 15वां चैप्टर है फिजिक्स का 12th क्लास की, उस पर जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे आते हैं बिहार बोर्ड में, आज उस पर जो है आज ऑब्जेक्टिव चलेगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि फैक्ट्स का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्ट्स का अर्थ क्या होता है। फैक्ट्स कहने का मतलब है कि ये वाला फैक्ट्स FAX फैक्ट्स, इसका अर्थ क्या होता है। तो बता दे कि फैक्ट्स का जो पूरा नाम है फैसिमाइल टेलीग्राफी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो फैसिमाइल टेलीग्राफी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में होता है। प्रकाशीय तंतु जो है संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? तो लेजर, है ना, इसे ही हम लोग लेजर भी कहते हैं, या प्रकाश उत्सर्जक डायोड, है ना, इसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। LED भी बोलते हैं इसे, है ना, लेजर भी बोलते हैं और LED भी होता है प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में। चलिए क्लियर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह यानी जो पृथ्वी पर से छोड़े जाते हैं उपग्रह, उनकी ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी होती है। तो ध्यान रखना है 35,930 किलोमीटर होता है। या आपको ये न देकर आपको कभी काल 36,000 किलोमीटर भी देगा। आपको दोनों में से जो आंसर मिले ऑप्शन में वो टिक आउट कर देना है, यानी 35,930 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की दूरी की परत जो पृथ्वी के ऊपर जो है ना, वो परत बाय परत में बटे हुए हैं। तो वो परत जो है कौन से परत कहलाते हैं? 250 से लेकर 400 के बीच के परत को ही हम लोग F परत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा स्पीड में चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और उसे टाइम न लगाते हुए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, इसलिए तैयारी पर हर एक स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्योंकि बेहतरीन तैयारी आपको करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आयाम मॉडलन का दोष नहीं है। जो आयाम मॉडलन है ना, उसका दोष क्या नहीं है? दोष मतलब होता है अवगुण, है ना। ऑप्शन है ए में शोर, बी में श्रव गुणवत्ता में कमी, सी में दक्षता में कमी, या डी में कह रहा है निर्गत सिग्नल चैनल की अधिक चौड़ाई। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्गत सिग्नल चैनल की जो अधिक चौड़ाई होती है वह आयाम मॉडलन का दोष यानी अवगुण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में सही अंकीय संचार का उदाहरण कौन नहीं है। जो सही अंकीय संचार का उदाहरण जो है वो कौन नहीं है? ए में कह रहा है ईमेल, बी में कह रहा है सेलुलर फोन, सी में कह रहा है टेलीफोन नेटवर्क, या डी में कह रहा है संचार उपग्रह। तो राइट आंसर हो जाएगा टेलीफोन नेटवर्क। क्लियर है। तो टेलीफोन नेटवर्क जो है आपको अंकीय संचार यानी डिजिटल, है ना, अंकीय संचार जो है उदाहरण नहीं है। बाकी ये सभी जो है अंकीय संचार के उदाहरण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है। एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण जो है कौन सा नहीं है? ए में कह रहा है फैक्स, टेलीग्राफी, रडार, या टेलेक्स। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा फैक्स जो है एनालॉग संचार तंत्र का जो है उदाहरण नहीं है। बाकी ये सभी किसका उदाहरण है? तो एनालॉग संचार के उदाहरण है, एनालॉग संचार के उदाहरण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। संचार तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? जो संचार तंत्र होते हैं ना, उनमें 3 भाग पाए जाते हैं। उन तीनों भाग को छोड़कर चौथा वैसा कौन सा भाग है जो उनका भाग नहीं है? ए में करा है प्रेषण, बी में संचरण, सी में अभिग्रहण, या डी में ऊर्जा। ऊर्जा जो है संचार तंत्र का अंग नहीं है यानी भाग नहीं है।
और बाकी ये तीनों जो है आपको संचार तंत्र का भाग भी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, भू तरंगों का ध्रुवण होता है पृथ्वी तलों के कहाँ पर होता है? जो भू तरंग होते हैं ना, उनका ध्रुवण पृथ्वी तल के कहाँ होता है? ऑप्शन है किसी भी दिशा में, 60 डिग्री के कोण पर, या सी में है लंबवत, या डी में है समांतर। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, तो जो भू तरंग का ध्रुवण होता है ना, वह लंबवत होता है ना। पृथ्वी तल के क्या होता है? तो लंबवत होता है, यानी 90 डिग्री के दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंग हेतु होता है। किस माध्यम में जो है आयन मंडल का व्यवहार जो है रेडियो तरंग हेतु होता है? ए में कह रहा है विरल माध्यम, बी में कह रहा है सघन माध्यम, सी में कह रहा है मुक्त आकाश, या डी में कह रहा है परावैद्युत माध्यम। तो बता दें आपको कि जो भी विरल माध्यम होते हैं ना, उसमें आयन मंडल का व्यवहार जो है रेडियो तरंग के लिए होता है ना, जो भी विरल माध्यम होंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आयन मंडल में उपस्थित आयन हैं केवल। आयन मंडल में कौन से आयन मौजूद होते हैं? आयन पढ़े हैं हम लोग, 2 प्रकार के होते हैं, एक धनायन एक ऋणायन, है ना। तो इसी दोनों में से कोई ना कोई राइट आंसर होगा। और कह रहा है कि आयन मंडल में कौन सा आयन होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, आयन मंडल में जो है धन आयन रहता है। क्या रहता है? तो धन आयन रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वैसी युक्ति जिसमें एक तीव्र एक वर्णी, देखिए आपको यहाँ बता दे, हल्का सा हिंट्स देते हैं, एक वर्णी जब कहे, एक ही रंग का कहे और समांतर जाती हो और उच्च कला संबंध को भी दिखाती हो, तो वह एक ही इसका उदाहरण होता है, और वो होता है लेजर, है ना। लेजर होता है, क्या होता है? लेजर होता है, लेजर होता है ना। ध्यान रखिएगा, लेजर होता है, वह एक वर्णी होता है ना, एक वर्णी लाइट होता है, और वो समांतर गमन करता है, और वही है आपका लेजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वैसी युक्ति जो मॉडलन तथा वी मॉडलन दोनों का कार्य करता है, यानी मॉडलेशन भी करता है और डी मॉडलेशन भी करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना है, इसे याद करने के लिए बस मॉडलन और डी मॉडलेशन इसी सेंटेंस से आया है। मॉडेम कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। याद रखिएगा, मॉडेम कहते हैं। तो मॉडेम में एमओ से मॉडुलेशन और डीईएम से डीमॉडुलेशन हो जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि आयाम मॉडलित तरंग में सूचना निहित होती है। आयाम मॉडलित तरंग में सूचना निहित होती है कहाँ? केवल वाहक तरंग में, वाहक तरंग तथा दोनों पार्श्व बैंड में, या केवल पार्श्व बैंड में, या केवल उच्च पार्श्व बैंड में। तो बता दें आपको कि कह रहा है कि आयाम मॉडुलेशन की जब भी बात करे तो केवल वह पार्श्व बैंड में जो है आपको सूचना निहित रहती है। कहाँ निहित रहती है? तो केवल पार्श्व बैंड में निहित रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयाम मॉडलित में वाहक तरंग, जो आयाम मॉडलित में वाहक तरंग होते हैं वो क्या होते हैं? इसका आयाम स्थिर रखा जाता है, या कि इसकी आवृत्ति जो है मॉडलित वोल्टेज के अनुसार बदलती है, या इसका आयाम मॉडलित वोल्टेज के अनुसार बदलता है, या इसका आयाम जो है मॉडलित आवृत्ति के अनुसार बदलता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसका जो है वोल्टेज के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा? वोल्टेज के अनुसार। और किस में? तो आवृत्ति नहीं, आयाम के वोल्टेज के अनुसार। क्लियर है? आयाम के वोल्टेज, आयाम रहेगा तो आयाम के वोल्टेज के अनुसार जो है बदलेगा, आवृत्ति रहता तो आवृत्ति के वोल्टेज के अनुसार जो है बदलता। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर, विरूपण विहीन मॉडलित का सर्वाधिक प्रतिशत कितना है? तो हमेशा ध्यान देना है बुआ कि विरूपण कह रहा है ना, विरूपण विहीन कह रहा है मॉडुलेशन का, तो हमेशा 100% होता है। कितना होता है? तो 100% होता है।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो ध्यान रखना है हमेशा कि रेडियो तरंग का वेग वही होगा जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो आप लोगों ने आंसर ऑप्शन भी देख लिया है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी जितना प्रकाश की चाल होती है निर्वात में वही जो है आपको रेडियो तरंग का भी वेग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मॉडुलन वह युक्ति है जिसमें क्या होता है। ऑप्शन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडुलन वह युक्ति है जिसमें ए में कह रहा है एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, 2 आवृत्तियों को अलग अलग किया जाता है, वाहक से जानकारी अलग निकाली जाती है, या ध्वनि आवृत्ति सिग्नल का प्रवर्धन किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा जब मॉडुलन का बात आए युक्ति का कोई उपकरण का, तो हमेशा एक रेडियो वाहक आवृत्ति की जानकारी जो है अंकित करती है ये, है ना, किसकी, तो रेडियो वाहक आवृत्ति की जानकारी जो है एकत्रित करती है मॉडुलन। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है। जो आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है ना वो पूछ रहा है कितना होता है। ऑप्शन है हमेशा 0, 1 तथा इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, है ना, अनंत बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, अनंत के बीच, सी में कह रहा है 0 और 1 के बीच, या डी में कह रहा है हमेशा अनंत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है ना वह 0 और 1 के बीच में हमेशा जो है यह रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पृथ्वी तल पर डी दूरी तक टेलीविजन सिग्नल प्रसारित करने के लिए प्रेषित एंटीना, देखिए कभी भी प्रेषित एंटीना की ऊंचाई कहे ना तो हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी प्रेषित एंटीना की ऊंचाई कहेगी तो यानी कि फॉर्मूला जो है या तो आप ऐसे निकालिए डायरेक्ट h बराबर d² कह दीजिए, यानी h बराबर d² कह दीजिए, या तो इसको 2HR होगा कि नहीं होगा d², यानी d बराबर √2HR हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा d²/2R हो जाता है h बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कि डिजिटल संकेत में संभव है। जो डिजिटल संकेत होते हैं ना उसमें क्या संभव है, 0 या 1 संभव है, या बी में सभी मान संभव है, या 0 और 1 के बीच के सभी मान संभव है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डिजिटल संकेत का बात करे तो वह जो है हमेशा 0 और 1 पर कार्य करता है। किस पर, तो 0 और 1 पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है, यानी संचार उपग्रह जो पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं उनका आवर्तकाल कितना होता है। ए में है 1 वर्ष, बी में है 24 घंटा, सी में है 27.3 घंटा, या डी में इनमें से कोई निश्चित नहीं। तो बता दे जो भी संचार उपग्रह होता है ना उसका आवर्तकाल जो है 24 घंटा माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मॉडुलन कितने प्रकार के होते हैं, यानी मॉडुलन जो है यानी कि मॉडुलेशन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 3 होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, स्काई वेव संचार आधारित हैं। जो स्काई वेव जो है ना वो संचार आधारित हैं। ए में कह रहा है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, बी में आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, सी में आयन मंडल में संचरण पर, या डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आपको कि आयन मंडल में जो संचरण पर आधारित होते हैं स्काई वेव। क्लियर है, जो भी स्काई वेव होते हैं वह आपको आयन मंडल पर संचरण पर आधारित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि BER का पूरा नाम क्या है। BER का पूरा नाम क्या है, यानी जिस प्रकार से हम लोग फैक्स का बोले थे फैसिमाइल टेलीग्राफी, उसी प्रकार से BER का पूछ रहा है। तो ऑप्शन है बीट इफिशियंसी अनुपात,
या बीट ईरर अनुपात या बैंड इफिशियंसी अनुपात या बीट त्रुटि दर। तो बता दें आपको बीट ईरर रेशियो कहते हैं इसे, है ना, बीट ईरर रेशियो इसे कहते हैं हम लोग, यानी बीट त्रुटि अनुपात इसे जो है बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि तनुकरण का मापन किया जाता है। जब भी आपको तनुकरण की बात कह दे या आपको ध्वनि की क्षीणता की बात कह दे, है ना, ध्वनि की क्षीणता की बात कह दे या तनुकरण की बात कह दे, तो ध्वनि को मापी जाती है डेसिबल में, इसीलिए इनका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। डीबी बोलते हैं इसको, है ना, डेसिबल बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर कह रहा है कि बादलों के द्वारा परावर्तन होता है, यानी जो बादल हैं उनके द्वारा परावर्तन होता है किनका। ए में कह रहा है सूक्ष्म तरंगों का, बी में रेडियो तरंगों का, सी में अवरक्त किरणों का या डी में परावैंगनी किरणों का। तो बादलों के द्वारा जो परावर्तन होते हैं ना, वह अवरक्त किरणों का होता है। क्लियर है, किनका होता है, तो अवरक्त किरणों का होता है। आपका एग्जामिनेशन बोर्ड बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, इसीलिए तैयारी पर जोरदार ध्यान दीजिए ताकि हर एक रिजल्ट आपके सपने को पूरा करे। वह सपना जो आप सपना देख रहे हैं बिहार बोर्ड टॉपर का, वह सपना आपको पूरा करे, है ना। चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 20 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों का संचार उपयोग होता है। जो 20 मेगाहर्ट्ज है ना, उससे अधिक आवृत्ति का संचार का उपयोग कहाँ किया जाता है। ए में कह रहा है आयन मंडल, बी में कह रहा है उपग्रह, सी में कह रहा है आपको भूतरंग या डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भूतरंग में जो है आपको, भूतरंग नहीं होगा इसका जो है उपग्रह में जो है आपको इसका उपयोग किए जाते हैं। कहाँ पर, तो 20 मेगाहर्ट्ज में, राइट है। 20 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले का उपयोग जो है उपग्रह को ही हम लोग सैटेलाइट कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती रहती। इन्हीं से हम लोग जो हैं सो मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविज़न ये सब जो देखते हैं इन्हीं के कारण से देख पाते हैं, सैटेलाइट के कारण से ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। जो प्रकाशिक तंतु है ना, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, इसी को हम लोग जो है ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। फाइबर का सिद्धांत है विवर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन। तो बता दें आपको जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ना, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हम लोगों ने इनके बारे में ऑप्टिक्स चैप्टर में देखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह कितना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि टीवी प्रसारण के लिए, यानी टीवी का संदेश भेजने के लिए 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज की आवश्यकता होती है, किलो नहीं मेगा होगा, है ना। 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति की आवश्यकता जो है होती है टीवी प्रसारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर कह रहा है कि मॉडुलन के विपरीत प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। जो मॉडुलन होता है ना, मॉडुलेशन होता है ना, उसके विपरीत प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग वी मॉडुलन कहा जाता है, यानी कि वी मॉडुलेशन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, आयाम मॉडुलेशन में मॉडुलेशन सूचकांक क्या होता है। आयाम मॉडुलेशन का जो है मॉडुलेशन सूचकांक का मान क्या होता है। ए में है हमेशा शून्य होता है, बी में है 1 और इनफाइनाइट के बीच रहता है, सी में है 0 और 1 के बीच रहता है, डी में है 0 पॉइंट से अधिक नहीं हो सकता। तो बता दें आपको 0 और 1 के यह हमेशा बीच में ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि रेडियो एवं टेलीविज़न प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है। जो रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण होते हैं ना, उसमें करा है सूचना संकेत का रूप क्या होता है। ए में डिजिटल सिग्नल, बी में कह रहा है डिजिटल सिग्नल एवं एनालॉग सिग्नल दोनों, सी में एनालॉग सिग्नल या डी में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो भी एनालॉग सिग्नल होते हैं ना, वह आपको रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण
दोनों के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के लिए एनालॉग सिग्नल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण प्रक्रिया का नाम है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो वाहक तरंगों पर जो है सूचना का अध्यारोपण कार्य करता है। ए में कह रहा है प्रेषण, बी में कह रहा है मॉड्यूलेशन, सी में कह रहा है डीमॉड्यूलेशन या डी में कह रहा है ग्रहण। तो बता दें आपको जो मॉड्यूलेशन होते हैं वह वाहक तरंगों की सूचना के अध्यारोपण पर आधारित रहती है। बस यहीं तक क्वेश्चन रहा। इन्हीं क्वेश्चनों से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन इंटर में पूछे आते हैं, जरूर इन्हें तैयारी कर ले। और सही वीडियो देखने के लिए जरूर प्लेलिस्ट को ओपन करके टोटल 12th का आपको उसमें ऑब्जेक्टिव संग्रह रखा गया है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया गया है, इसलिए आप लोग जरूर वहां विजिट करिए। धन्यवाद।